हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना की अपन बात करेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली है और प्रस्तावना में क्या क्या बातें लिखी गई है वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना, साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहना और जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा और जो पीछे के एग्जाम में सवाल आए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना क्या होती है और भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, बात करते हैं इसकी। तो प्रस्तावना क्या होती है? जिससे मतलब संक्षिप्त में कहे गए ऐसे शब्द जिससे किसी देश के संविधान का पता चले या उसका चरित्र का पता चले, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रस्तावना बोलते हैं। संक्षिप्त में कहे गए ऐसे शब्द जिससे किसी देश के संविधान के चरित्र का पता चले, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रस्तावना बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना। मान लेते हैं अपन एक विदेशी व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति किसी देश में जाता है, अगर किसी देश में जाता है और जाते ही तो होता नहीं है ऐसा कि जाते ही उस देश का वो संविधान पढ़ ले। तो एक विदेशी व्यक्ति है, वो अगर किसी देश में जाता है तो संविधान तो वो पढ़ नहीं सकता इतना जल्दी, लेकिन वो उस देश की अगर प्रस्तावना को पढ़ लेता है तो उस प्रस्तावना के प्रारूप को देखते ही उसे पता चल जाता है कि इस देश के नागरिकों को यहाँ पे कितने अधिकार मिले हुए हैं या कितनी छूट मिली हुई है और कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो दोस्तों इसी बात को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। की संक्षिप्त में कहे गए, छोटे कम शब्दों में कहे गए ऐसे शब्द या जिससे किसी देश के संविधान की क्या हो, मतलब संविधान का आकलन किया जा सके कि उस देश के नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं, कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये क्या होती है दोस्तों? प्रस्तावना। अब अपन अगर बात करें कि भारत की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना ली कहाँ से है अपन ने, और जो प्रस्तावना है उसमें दो नाम आते हैं, आपने देखे होंगे। एक नाम आता है अमेरिका, प्रस्तावना के साथ में अपन दो नाम पढ़ते हैं, एक अमेरिका और एक नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। ये दो नाम आपने प्रस्तावना के साथ पढ़े होंगे। इन नाम का इनके साथ मेल है, वो क्या है? ध्यान से पढ़ना। अमेरिका के संविधान से तो अपन ने क्या लिया है? प्रस्तावना ली है। अमेरिका के संविधान से तो अपन ने प्रस्तावना ली है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस संविधान से ली? अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है दोस्तों। कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान से देखना, भाषा तो किस देश से ली अपन ने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना किस देश से ली है अपन ने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ना लेके और अमेरिका के संविधान से ली है। कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से। तो दोनों देश ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको और दोनों के आंसर सही है, लेकिन उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं कि भाषा पूछता है तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, और प्रस्तावना डायरेक्ट पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो एक रूप तो अपन ने क्या पढ़ा कि प्रस्तावना होती क्या है? संविधान का चरित्र जिससे पता चलता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना ली कहाँ से? अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा अपने कहाँ से सीखी है? ऑस्ट्रेलिया से सीखी है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। इसी प्रस्तावना को कुछ विद्वान लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसी प्रस्तावना को कुछ विद्वान लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। वो क्या नाम है देखना। किसी ने इसको बोला है राजनीतिक कुंडली, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बोला है। किसी ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा बोला है और किसी ने इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र बोला है। तो ध्यान से देखना इस बात को। राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक जन्मपत्री और भारतीय संविधान की आत्मा, और एक व्यक्ति ने इसको क्या बोला है? भारतीय संविधान का परिचय पत्र। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि भारतीय संविधान की कुंडली किसको बोला जाता है, तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसको बोला जाता है, प्रस्तावना को बोला जाता है। सवाल पूछता है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो दोस्तों किसने कहा, के एम मुंशी ने। आप साथ साथ में नोट करते रहना, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा, राजनीतिक कुंडली या राजनीतिक जन्मपत्री कहा। क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्री। ध्यान से पढ़ना साथ साथ। संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, सुनना, भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वो बात अलग है, यहाँ भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था, लेकिन यहाँ अगर अपन प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये पूछा गया है आपको। तो संविधान की आत्मा दोस्तों किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या बोला था, आत्मा बोला था। क्या बोला था, आत्मा बोला था। लेकिन आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की क्या बोला था, आत्मा बोला था। तो इन दोनों में फर्क है, वो आप देख लेना, साथ साथ में नोट करते रहना कि अनुच्छेद 32 को तो भीमराव अंबेडकर ने आत्मा बोला था संविधान की, और प्रस्तावना को आत्मा किसने बोला था, ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। भारतीय संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने बोला था, भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने बोला था, तो ये किसने बोला था दोस्तों, N.A. पालकीवाल। ध्यान से सुन लेना, N.A. पालकीवाल ने भारतीय संविधान का परिचय पत्र बोला था, किसको, प्रस्तावना को। तो 3 नाम, अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा कि राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी द्वारा बोला गया, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव द्वारा बोला गया, और परिचय पत्र किसके द्वारा बोला गया, N.A. पालकीवाल के द्वारा बोला गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रस्तावना की जब अपन अगर बात करें तो प्रस्तावना होती क्या है, और प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होती है, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो वो आप ध्यान से देखना। सवाल स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना यहां से शुरू होती है और यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, हम भारत के लोग, ये शब्द आपने कहां से सीखे हैं, भारतीय संविधान में या भारतीय प्रस्तावना में ये शब्द कहां से लिए हैं, हम भारत के लोग। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कहां से सीखा है, ये सीखा अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। कहां से, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। हम भारत के लोग कहां से सीखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ये सीखा अपन ने, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इस बात का अर्थ क्या होता है, हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत में जो सबसे शक्तिशाली या संपूर्ण शक्ति जो निहित होती है वो किस में निहित होती है, भारत की जनता में निहित होती है। मतलब सर्वशक्तिशाली भारत में कौन है, वो कौन है, जनता है। कौन है दोस्तों, जनता। तो इसका अर्थ क्या होता है, हम भारत के लोग, मतलब भारत में संपूर्ण शक्ति किस में निहित होती है, जनता में निहित होती है। किस में निहित होती है दोस्तों, जनता में। आगे चलता हूं मैं, हम भारत के लोग, भारत को, प्रस्तावना की बात करें, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, इन शब्दों, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उनका क्रम भी पूछा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने के लिए हम आज इस विधानसभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये दोस्तों क्या होती है, प्रस्तावना होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन शब्दों का अर्थ बता देता हूँ, इनका अर्थ क्या होता है। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मैंने बताया हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया, अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया। कहाँ से लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया है। वहाँ क्या लिखा हुआ था, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। तो अपन ने वहाँ से उठा के यहाँ क्या बनाया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है दोस्तों कि भारत अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। भारत अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो, चाहे वो बाह्य निर्णय हो। कोई दूसरा बाह्य देश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उससे उसकी अनुमति, दूसरे देश से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। चाहे भारत अपने अंदर राजनीति का निर्णय लेना हो, या कोई अन्य निर्णय लेना हो, या दो राज्यों की बात हो, या भारत का किसी दूसरे देश से संधि या समझौता होने की बात हो, तो भी भारत किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है। मतलब दूसरे देश से पूछने की जरूरत नहीं है। भारत स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हुआ कि भारत अपना निर्णय, चाहे आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य निर्णय हो, स्वयं ले सकता है। किसी दूसरी शक्ति के दबाव में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ अपन ने देख लिया। समाजवादी, समाजवादी का दोस्तों अर्थ कहीं ना कहीं क्या होता है कि मार्केट में या जो उत्पादन होता है उस पर सरकार का नियंत्रण है, जो उत्पादन होता है उस पर सरकार का नियंत्रण है। और भारत में जो समाजवादी अवधारणा चल रही है वो किसकी अवधारणा चल रही है, वो नेहरू की अवधारणा चल रही है। अपन ने नेहरू की अवधारणा को अपनाया है। यूरोप में आप अगर जाओगे तो वहाँ जो पूंजीपति लोग हैं या कमजोर वर्ग के जो लोग हैं वो उच्च स्तर पे जाने के लिए उनको संघर्ष करने की जरूरत है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए अपन समाजवाद का अर्थ कहीं ना कहीं क्या समानता से देख सकते हैं। आगे चलता हूं दोस्तों, तो इसी क्रम में आगे है पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि यहाँ राज्य का कोई प्रतिकूल धर्म नहीं होता है। मतलब सरकार किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकती। यहाँ सभी धर्म समान हैं। सरकार ना तो किसी धर्म को मतलब कमजोर करने में सहायक होती है और ना ही किसी एक धर्म को उसको महत्व दे सकती है। सभी धर्म सरकार के लिए क्या है, समान है और सरकार का कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपी में रहने के लिए हिंदू होना जरूरी है या राजस्थान में रहने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। यहाँ इंडिया में क्या होता है, पथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलके रहते हैं। तो सरकार का या देश का प्रतिकूल कोई धर्म नहीं है। बात करें अपन लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है इब्राहिम लिंकन, आपने नाम सुना होगा। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के पहले पीएम थे, अमेरिका के पहले पीएम रह चुके हैं इब्राहिम लिंकन। तो उन्होंने एक बात बोली थी क्या कि जनता का, ध्यान से सुना, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासक क्या कहलाता है, लोकतंत्र। जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासक क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ कौन सी व्यवस्था है भारत में, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गणराज्य का अर्थ होता है जिस देश का मुखिया, गणराज्य का अर्थ होता है जिस देश का मुखिया जनता द्वारा चुना गया हो, या इसका सटीक अर्थ की तरफ अपन जाएं तो बोल सकते हैं जिस देश का मुखिया वंशानुगत ना हो, जिस देश का मुखिया वंशानुगत ना हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वहां क्या होता है, गणराज्य होता है, गणराज्य होता है। जैसे अभी अपने देश का मुखिया, अगर राष्ट्रपति की बात करें अपन तो कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत का क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति है। तो आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो रामनाथ कोविंद का ही कोई
वंश का व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बने ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब वहाँ वंशानुगत शासक नहीं चलता है भारत में। कैसे नहीं चलता है? वंशानुगत शासक, जो जिसको जनता चाहेगी उसे क्या बनाएगी? देश का मुखिया बनाएगी। तो जिसका देश का मुखिया वंशानुगत नहीं हो तो वहाँ क्या होता है? गणराज्य होता है। वहाँ क्या होता है? गणराज्य होता है। नीचे दोस्तों प्रस्तावना में बात करता है न्याय की बात करता है। तो प्रस्तावना कितने प्रकार की न्याय प्रदान करती है? कितने प्रकार की न्याय प्रदान करती है? प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? प्रस्तावना कितने प्रकार की समानता प्रदान करती है? ये बात करता है। तो 3 प्रकार की न्याय प्रदान करती है प्रस्तावना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय दी गई है, या भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना कितने प्रकार की न्याय प्रदान करती है? तो 3 प्रकार की न्याय करती है। समाजवादी, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 प्रकार की न्याय प्रदान करती है दोस्तों। कौन? प्रस्तावना 3 प्रकार की न्याय प्रदान करती है। तो डायरेक्ट एक सवाल तो हो गया, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और नाम पूछता है तो नाम आपके सामने है। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की प्रदान करती है प्रस्तावना? कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करती है प्रस्तावना? तो दोस्तों प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रताएं प्रदान करती है कौन? प्रस्तावना। तो 3 प्रकार की न्याय होगी, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं होगी। और समानता या समता कितने प्रकार की प्रदान करती है? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करती है कौन? प्रस्तावना। तो ये जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रदान की गई है भारत के नागरिकों को, इनके अगर मैं अर्थ की बात करूं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो आप सब जानते हो। विचार, आइडियाज आप जानते हो, अभिव्यक्ति किसी के सामने प्रकट करना, कोई बात, ये सब आप। लेकिन उपासना बात करता हूं मैं, उपासना का जो अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है? आराधना से। आप चाहे किसी भी धर्म को मानो, किसी भी मंदिर में जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है, किसी की भी आप आराधना करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको ये स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदान करती है। कौन करता है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदान करती है। प्रतिष्ठा एवं अवसर 2 प्रकार की क्या है इसमें? समानता प्रदान की गई है। इसके बाद में जब नीचे चलते हैं तो भारतीय संविधान में नीचे दिया गया है कि हम आज संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को, ये तारीख लिखी हुई है प्रस्तावना में नीचे, 26 नवंबर 1949 को, मतलब इस दिन संविधान क्या हो गया था दोस्तों? मैंने पहले बताया था आपको, क्या हो गया था? संविधान लागू हो गया नहीं, तैयार हुआ था। लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इसी दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को मैंने बताया था क्या मनाया जाता है? विधि दिवस। क्या मनाया जाता है? विधि दिवस, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज हम संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, और हिंदी में जो तिथि लिखी गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जो तिथि लिखी गई है, आगे लिखता हूं मैं इसके, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006, संवत 2006, मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोबारा सुन लेना, हम आज संविधान सभा में तारीख
26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये बातें लिखी गई है प्रस्तावना में सबसे नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये सबसे नीचे की तरफ लिखी गई है। संविधान पूर्ण रूप से बना, उसकी तारीख दी गई है, हिंदी माह की तिथि दी गई है और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की बात कही गई है, जो कि संविधान सभा में जो संविधान का जो प्रारूप जो तैयार हुआ था और वो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष रखा था, तो इसी दिन वो क्या हो गया था, पारित हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसी याद में 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलता हूं आगे। ये प्रस्तावना की मैंने बात की है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। और हम इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये दोस्तों क्या है? प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना ये थी, इस प्रस्तावना में ये शब्द थे। कुछ शब्द ऐसे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे। जैसे ये शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। और समाजवादी शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। एक यहां पे आता है अखंडता शब्द, ये भी मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये आगे जोड़े गए हैं, वो बताऊंगा कब। लेकिन ये जो प्रस्तावना थी, इस पे वाद विवाद होने स्टार्ट हो गए। कुछ विद्वान बोल रहे थे कि इस पे संशोधन होना चाहिए, लेकिन कुछ बोल रहे थे नहीं, इनमें संशोधन नहीं होना चाहिए। तो अब बात ये चल रही थी, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? अगर संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। तो इसी क्रम में फिर इस पे जो वाद विवाद होते हैं, वो 2 विवाद सबसे महत्वपूर्ण हैं। 2 विवाद सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो आप ध्यान से देखना। जो सबसे महत्वपूर्ण विवाद की मैं बात करता हूं, नंबर 1, इन रे बेरुबारी, इन रे बेरुबारीवाद 1960, सबसे इंपॉर्टेंट। इन रे बेरुबारीवाद 1960 में, और ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला जब गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो ये बोलता है कि इन रे बेरुबारीवाद संविधान का, जो इन रे बेरुबारीवाद हुआ 1960 में, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ध्यान से देखना दोस्तों, इन रे बेरुबारीवाद 1960 ये बोलता है, इस समय सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ आके ये हो गया कि यहाँ संशोधन हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी तर्क वितर्क चलते रहे, और फिर एक और विवाद होता है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है दोस्तों? इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है यहाँ पे कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय चेंज कर लिया, यहां चेंज कर लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन रखी, क्या? कि संशोधन तो हो सकता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जिससे जो संविधान का मूल ढांचा है उस पे क्या पड़े? नेगेटिव इफेक्ट पड़े, नेगेटिव प्रभाव पड़े।
ध्यान से सुन लेना दोबारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये कब स्वीकारा गया? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में स्वीकारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है, मान लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में एक कंडीशन भी रखी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन ये इसमें संशोधन जब आप करोगे तो संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों एक बात साफ हो गई कि 1973 से पहले संविधान में कहीं भी कोई संशोधन, प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ है। 1973 से पहले प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि 1973 में ही तो ये स्वीकारा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अब प्रस्तावना में संशोधन होता है, वो सवाल आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो दोस्तों प्रस्ताव में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस समय पीएम कौन था, ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन आपको पता है, इसको 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का या मिनी संविधान भी बोलते हैं इसको, मिनी संविधान या लघु संविधान भी इसको बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप, इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी बोलते हैं। इसका मतलब इससे बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और आपको पता है आगे आने वाले दिनों में अपन जब संविधान कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे संशोधन इससे देखेंगे अपन, जो आपके सामने बार बार ही आएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आपको याद क्या करना है? दो चीजें आपको हर बार कंफ्यूज करेंगी, दो चीजें, एक 44वां संविधान संशोधन और एक 42वां संविधान संशोधन। ये दो चीजें आपको बार बार कंफ्यूज करेंगी, और ये सेम एक साथ करीब करीब एक साथ चलेंगे। कभी इससे कुछ चीज जोड़ेगा, कभी इससे हटाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। 44वें संविधान संशोधन से हर बार जो संशोधन होगा उससे हर बार कोई ना कोई चीज हटेगी, दूर जाएगी, पास नहीं आएगी, दूर जाएगी, लेकिन इससे हर चीज जुड़ेगी। 42वें संविधान संशोधन से कोई चीज ऐड होगी, ये ऐड होगी, ये चीज याद रखना। 42वें से ऐड होगी, 44वें से हटेगी। दूसरी बात, डेट कैसे याद रखेंगे? सन भी इनकी करीब करीब है, जैसे इनमें 2 का फर्क है, सन में भी 2 का ही फर्क है, 1976 और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 करीब करीब है। तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? बिल्कुल इजी है। 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6। इसका मतलब इकाई का अंक इसका क्या आएगा? 6। और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। तो बिल्कुल इजी है। 44वां संविधान संशोधन की बात करता है, इसका मतलब 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 78 की बात, जब इकाई का अंक 8 आएगा तब देखेंगे, और 42वां जब इकाई का अंक 6 आएगा तब इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो इन जब आपके सामने ये आए तो इनकी तरफ ध्यान जरूर लगाना। तो इसको 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। और तब इसमें जो मिनी संविधान कहते हैं, तभी इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उस समय भारत का पीएम कौन था? उस समय भारत का पीएम कौन था? तो दोस्तों कौन था उस समय पीएम? इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में नोट करते रहना कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उस समय भारत का पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। अब प्रस्तावना में संशोधन तो हुआ, लेकिन उस संशोधन से फायदा जुड़ा या कुछ घटा? संशोधन होता है तो या तो कुछ ऐड करते हैं या कुछ निकालते हैं, तो जुड़ा है या कुछ घटा है? इससे जुड़ा है। एक नहीं 3 शब्द जोड़े गए हैं, और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं इस पे आप दिमाग लगाना। समाजवादी, मैंने पहले ही बताया था आपको, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, और एक शब्द है दोस्तों अखंडता। समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द एक साथ जोड़े गए कब? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब? 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उस समय पीएम कौन था भारत का? इंदिरा गांधी। और एक साथ 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता।
ठीक है दोस्तों, तो कवर हो रहा है बिल्कुल। आप साथ साथ नोट्स बनाने वाले तरीके से सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप साथ साथ में लिखे होंगे, उसको पढ़ना। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।